तो अभी हमने बात की इक्विटी शेयरिंग और ओनरशिप के बारे में। अब हम आते हैं इसके अगले स्टेप पे, जिसमें हम बात कर रहे हैं ग्रोथ और इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस पे। हमें फैक्ट्री लगाने में 3 साल लगेंगे। हम्म। फैक्ट्री लगाने का पैसा कहाँ से आएगा? हम्म। हम कितना देंगे? लोन कहाँ से आएगा? हम्म। लोन अगर आ गया तो लोन के लिए गारंटी कौन देगा? हम्म। तो ये सारी चीजें आपको पहले से सोचनी है कि इनसे मेरी कभी बात हुई थी कि ये मुझे वो देंगे, अपना 10% मुझे मिलना था, उनका इनको मिलना था, बट लिखा कुछ भी नहीं होता है। मैंने आपको 10 रुपए दिए, उस 10 रुपए में मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, कितने समय पे, और उसके लिए मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ। तो जो भी उनको रिटर्न मिलनी होती है वो उस रिस्क के हिसाब से अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। जो बिजनेस के डिसएग्रीमेंट्स हैं या जो भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, वो कई बार पर्सनल हो जाती हैं। मतलब डायरेक्ट उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता, उसमें कहीं आपसी क्लैशेस या ईगो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उसको कैसे रोका जा सकता है? एक बिजनेस पैसा डालना चाह रहा है, एक बिजनेस नहीं डालना चाह रहा, या एक बिजनेस बिजनेस को एग्जिट करना चाह रहा है, एक रहना चाह रहा है। इन टाइप की चीजों पे ही ज्यादातर डिस्प्यूट्स या डिफरेंसेस आते हैं। इक्विटी शेयरिंग एंड ओनरशिप। तो इक्विटी शेयरिंग तय करते समय सबसे ज़्यादा सावधानी किन बातों की रखनी चाहिए? इक्विटी शेयरिंग में सबसे पहले तो आपको, ये कमर्शियल क्वेश्चन है। जी, जी। कमर्शियल क्वेश्चन का आंसर, मेरा कहने का ये मतलब है कि इसमें कोई एक्चुअल करेक्ट आंसर नहीं हाँ, है। करेक्ट आंसर नहीं है। अगर इसको आप एक लीगल एग्रीमेंट के नज़रिए से देखें, हाँ। तो इसमें किस तरीके से हम इस पर फ़ोकस कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 2-3 सवाल थे मेरे। जी। एक तो ये था कि इक्विटी शेयरिंग करते समय क्या सावधानियाँ बरती जानी चाहिए एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? इक्विटी एंड कंट्रोल के बीच क्या रिलेशन होता है, वो आपने थोड़ा बहुत हमें बताया ही। हुँ। और जो फाउंडर हैं, वो इसमें अपनी ओनरशिप कैसे बनाए रख सकते हैं बिज़नेस में? इन जी। सब को मिला के अगर आप अपनी जी। बात एग्रीमेंट के लिहाज से करना चाहें। अग्रीमेंट के लिहाज से अगर जो हम जॉइंट वेंचर के बारे में सोचना शुरू करें, तो 2 या 3 नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम बोल रहे थे। 25, 50, 75। ठीक है, ठीक है। ये क्या है? ये है आपका ओनरशिप थ्रेशोल्ड क्या है। ठीक है। अगेन अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो कंपनी के फॉर्मेट में कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। ज़्यादातर जॉइंट वेंचर कम से कम कंपनी के फॉर्मेट में बनाए जाते हाँ, हैं। हाँ। तो कंपनी लॉ जो होता है, जो इंडिया का कंपनी लॉ है, उसमें ये 3 थ्रेशोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। 26, 50, 75। 75। तो जब आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपको जॉइंट वेंचर करना है, जब वो नेगोशिएशंस हो रही होती हैं, तो बहुत सारे डिस्कशन इन्हीं 3 नंबर के आसपास सर्कल करते हैं शुरुआत में, कि मेरा 75% है, आपका 26 है, 25 है। उसको अगर मैं ट्रांसलेट करूं, जो मैं बोलूं वो होगा। ठीक है, बाय एंड लार्ज। दूसरा तरीका 50-50। 50-50 मीन्स मैं आज से मान रहा हूं कि आपसे पूछे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, हम ठीक है। इक्वल ओनर्स हैं। तीसरा 26, आपको मैं कुछ राइट्स दे रहा हूँ, बट ज़्यादातर जो मैं बोलूँगा डे टू डे वही होगा। ठीक है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये जो 3 थ्रेशोल्ड हैं, ये ऑलमोस्ट शॉर्ट फॉर्म बन जाते हैं कि हमारी क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपसे मैं कितनी चीज़ें पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। तो दैट इज़ वन थिंग। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप इक्विटी स्प्लिट डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये डिसाइड होता है, क्योंकि मानिए एक तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं तो पैसे डाल ही नहीं सकता हूँ, तो 26 से ज़्यादा तो मुझे मिल ही नहीं सकता, तो वो बात अलग है। बट अगर आप पैसे डाल सकते हैं, देन दीज थिंग्स स्टार्ट टू मैटर। दूसरी चीज़ आप इसका फ्लिप साइड देखते हैं, वो यही है कि ये इक्विटी ओनरशिप, मानिए आपके पास पैसे ही नहीं है, ठीक है, आप सामने वाला ही सारे पैसे डाल रहे हैं, आपको कितनी ओनरशिप मिलनी चाहिए। तो वो एक कमर्शियल डिस्कशन होता है कि देखिए आप ये ला रहे हो, बट मैं ये वैल्यू डाल रहा हूँ, मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, अपना मैनेजमेंट टाइम दे रहा हूँ, आपको मार्केट एक्सेस दे रहा हूँ, जो भी दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो दे रहा हूँ, वरना आप मेरे से बात ही नहीं करते। तो उन सिचुएशंस में आप एक तो ये डिसाइड करते हैं थ्रेशोल्ड कि मेरी ओनरशिप कितनी है, आपकी ओनरशिप कितनी है। दूसरा आउटसाइड, उसके आगे आप फिर रिजर्व मैटर्स की बात करते हैं, जो वीटो राइट्स कहते हैं जिनको, कि मानिए मेरी शेयर होल्डिंग जो भी हो, ये चीज़ें आप मेरे से पूछे बिना कर ही नहीं सकते ना। ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि आज की डेट को हमारी जो भी शेयर होल्डिंग हो, ऐसा हो सकता है कंपनी में पैसे की कल ज़रूरत हो। कंपनी में अगर पैसे की ज़रूरत होगी और मैं पैसे नहीं डाल सकता हूँ, तो सामने वाला डालेगा। अगर सामने वाले ने पैसा डाला तो मेरा ओनरशिप कम हो जाएगा। तो जो हम थ्रेशोल्ड्स की बात कर रहे थे, 75, 50, 26, मैं उससे नीचे चला जाऊँगा। तो वो जो लॉ में प्रोटेक्शंस हैं वो चली गई। तो फिर मेरे को क्या होगा? तो जो दूसरी सेट ऑफ प्रोटेक्शंस हैं, वीटो राइट्स, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो जब आप इक्विटी ओनरशिप की बात करें, तो साथ ही साथ आपको कंट्रोल के बारे में सोचना है। ये इंडिपेंडेंटली आप नहीं सोच सकते।
तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कई बारी वीटो राइट्स लेने होते हैं, ज़्यादातर सिचुएशंस में आप वीटो राइट्स भी लेंगे। जी। तो ये दो चीज़ों को आपको सोचना है। जहाँ तक बात आती है फाउंडर्स की, फाउंडर्स की थोड़ी जॉइंट वेंचर्स में रेलेवेंस कम होती है कि जॉइंट वेंचर में दोनों ही फाउंडर हैं, आप ऐसे सोचिए ज़्यादातर सिचुएशंस में, अनलेस एक आदमी प्योर फाइनेंशियल इन्वेस्टर हो। अगर वो प्योर फाइनेंशियल इन्वेस्टर है तो वो जॉइंट वेंचर की जगह आप उसको इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट का थोड़ा तरीका देखते हैं कि तुम्हारा काम पैसा देना था, इस अग्रीमेंट में हम उसी टाइप की चीज़ें लिखेंगे जो तुम्हारा पैसे को सेफ रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आउटसाइड ऑफ दैट मैं कंपनी चला रहा हूँ। जॉइंट वेंचर में ज़्यादातर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होते हैं। खासतौर से ये स्टार्टअप्स में काफ़ी रेलेवेंट है, क्योंकि वो कई बार एक यूनिक आइडिया लेके आते हैं सामने जी। और उस आइडिया की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टर जो है उस पर्टिकुलर जो आइडिया है उससे सिंक कर पाए हर वक्त। इसमें ना आपको अपने मन में एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना होगा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में वर्सेस जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में टिपिकली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से एक स्टेप आगे कुछ एक ऑपरेशनल रोल ज़्यादातर सिचुएशंस में होता है। वैसे तो सारे अग्रीमेंट्स एक इन अ सेंस कंटिन्यूम में होते हैं कि सब में एक दूसरे के फीचर्स कुछ कुछ ओवरलैपिंग होते हैं, बट जॉइंट वेंचर में ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो साथ में मिल के बिजनेस कर रहे होते हैं। जो उसमें पैसा डालने वाला भी होता है वो पैसा डाल रहा होता है वो, इसलिए कि उसका कन्विक्शन होता है कहीं न कहीं कि हाँ, नहीं ये आइडिया अच्छा है इसलिए मैं इसमें हाँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है। इन्वेस्ट कर रहा हूँ प्लस उसमें मुझे कुछ ऑपरेशनल रोल चाहिए कि मेरा भी आदमी वहाँ रहेगा। बिल्कुल। जी, तो हम यही देख रहे थे कि फाउंडर्स को किस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट होता है और जैसा कि आपने बताया कि दूसरी पार्टी का भी जो उसमें पैसा लगा रही है, उसका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से जी। रहता ही रहता है। तो ठीक। इसमें बेसिकली आपको सोच के ये चलना है कि दोनों जॉइंट वेंचर पार्टनर्स को कि एक तरफ से आपका ओनरशिप है, दूसरी तरफ से कंट्रोल है और वो लिंक्ड है टू सम डिग्री। इनको हम अनलिंक कर सकते हैं टू अ डिग्री। किस तरह से? उसका मेन टूल होता है वीटो राइट्स। कि मानिए आज की डेट में मैं मेरी ओनरशिप कम हो गई, मगर मैं फिर भी चाहता हूँ कि कंपनी में मेरा एक जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है कम से कम उसमें मेरी बात भी इम्पोर्टेंट रहे। तो आप बोलते हैं कि एक लिस्ट है, इस लिस्ट में जो भी लिखा है वो आप मेरे से पूछे बिना नहीं कर सकते। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शन होती है माइनॉरिटी के लिए। इसका एक फ्लिप साइड ये भी है कि एक बहुत प्रैक्टिकल सेंस में कोई भी इन्वेस्टर ये नहीं चाहेगा अनलेस कंपनी एक बहुत ऐसे मुकाम पे आ गई कि फाउंडर के बिना चल सके कि फाउंडर को एक्सक्लूड करे, क्योंकि एक्चुअली तो बिजनेस कई बार वही चला रहे होते हैं। तो जो मैं आपको पहले बोल रहा था कि कंट्रोल इज फैक्चुअल, वो वहाँ पे रेलेवेंट हो जाता है कि एक्चुअली जो बिजनेस चला रहा है उसको उस बिजनेस से निकालना या एकदम साइडलाइन करना मुश्किल होता है। मगर वो हमेशा के लिए बात नहीं रहती है, क्योंकि आज की डेट में मैं एक्चुअली अगर आप सक्सेसफुल हो तो आपके बिजनेस में रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि कोई और बिजनेस आपका चला रहा होगा, सीनियर मैनेजमेंट होगा, सीईओ प्रोफेशनल आ जाएगा, तो उन सिचुएशंस में फिर इस टाइप के राइट्स मैटर करते हैं। हालांकि रियल लाइफ में ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां फाउंडर ने कोई चीज़ बनाई और एक समय बाद ओनरशिप किसी और के हाथों में चली गई, वो उसको सक्सेसफुली रन करने लगे और फाउंडर उससे अलग भी हो गया, अलग होने लगे। मे बी डिसएग्रीमेंट की वजह से या अब मैं कुछ और करूंगा ये सोचकर। ये सही बात है। हाँ। तो इसमें आपको यही सोचना है कि अल्टीमेटली बिजनेस की एक अपनी लाइफ होती है, वो चल रहा है आगे, उसने आपने खड़ा कर दिया, तो पॉइंट ये है कि आपको उसमें आप एज अ बिजनेस ओनर आप 2-3 हैट्स पहनते हैं। एक हैट है मैनेजमेंट, एक हैट है ओनर, एक और तीसरी हैट होती है डायरेक्टर। डायरेक्टर मींस आपके फिड्यूशरी ड्यूटीज होती हैं एज अ कलेक्टिव जो बोर्ड होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जब तक आप फाउंडर हैं आपके पास अग्रीमेंट में कुछ राइट्स हों, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास राइट है कि मैं डायरेक्टर रहूँगा, या मेरे पास कुछ वीटो राइट्स है कि ये चीज़ें मेरे से पूछे कि नहीं। ज़्यादातर अग्रीमेंट्स में आपको वीटो राइट्स नहीं मिलते हैं, जॉइंट वेंचर्स में मिलते हैं। यहाँ पे मैं ना डिस्टिंग्विश करूँगा बिटवीन जो फाउंडर सिचुएशन होती है वर्सेस जॉइंट वेंचर सिचुएशन। जॉइंट वेंचर में दो लोग मिलके कोई बिजनेस साथ कर रहे होते हैं, ठीक है। एज अपोज टू फाउंडर जिसने इन्वेस्टमेंट लिया अपनी कंपनी में, वहाँ पे ज़्यादातर जो इन्वेस्टर होता है वो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर होता है। तो जो राइट्स जो दूसरी सिचुएशन है उसमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, जबकि जॉइंट वेंचर में वो होते हैं कि ये बिजनेस चलाने के लिए आपको हम दोनों को राय कब मिलानी है, कब आपका बात चलेगी कब मेरी बात चलेगी। तो ये एक थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है, न्यूआंस ही बोल सकते हैं इसको, क्योंकि अल्टीमेटली अग्रीमेंट्स तो सिमिलर ही होती हैं कि कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन है या जो भी है,
बट ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है इन दो सिचुएशंस जी में। जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए एग्रीमेंट के दौरान या वैसे भी जी। पूरे जॉइंट वेंचर तो अब हम वापस घूम के वहीं आएंगे। 26, में जो 51, आपने डिफाइन किया था इससे पहले। 76। ठीक है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड है कि आपको जहाँ पे भी सिचुएशन में अलाउड या अगर सिचुएशन अलाउ करती है कि इन थ्रेशोल्ड्स को ध्यान रखते बल्कि हुए इस सवाल अपना को मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें मैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर हूँ, लेकिन हाँ हूँ, मैं उस जॉइंट वेंचर में मेरा मेरा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए मैं अपने हित को अपने बेनिफिट्स को प्रोटेक्ट कर सकूँ? जी, एक तो वही हो गया ठीक है, थ्रेशोल्ड्स, ठीक है, क्योंकि वो एक लीगल प्रोटेक्शन मुझे खुद से ही देती हैं। ठीक है। उसके अलावा इंडिया में कई बार ऐसा होता है कि बिजनेसेस बहुत इनफॉर्मेलिटी में चलते हैं कि हम लोग मिल लिए, अगर हम लोग मिल ही लिए तो वही बोर्ड मीटिंग हो गई। एज अ माइनॉरिटी सबसे बड़ा रिस्क अगर आप मेरे से पूछें वो यही है कि आप अपने राइट्स के ऊपर सो गए। ठीक है, तो आपके पास कई बार लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं ओ मैं तो कभी मीटिंग के लिए गया ही नहीं, या मैंने अपनी वाइफ को डायरेक्टर बना रखा है, उन्हें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो वो एक इनफॉर्मेलिटी होती है जो कई बारी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है जब आपको डिफरेंसेस आने लगते हैं। सो आपको एक बिजनेस में फॉर्मेलिटी के साथ अप्रोच करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज़ को आप बैठ के आप कागज़ कलम लेके कर लो, बट कुछ कुछ चीज़ों को आपको थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स अप कर लेने चाहिए अपने, ताकि इन टाइप की सिचुएशंस में प्रॉब्लम ना हो। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने मीटिंग करनी थी, मीटिंग की नहीं, आपने बोला कि हम पेपर मीटिंग करेंगे। ठीक है, पेपर मीटिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बट कई बार ऐसा लोग करते हैं कि बोलते हैं कि हाँ चलो हम लोग बैठे थे, कॉफ़ी पी, उसी को हमने बोर्ड मीटिंग मान लिया और उसमें अपने साइन कर दिया। बाद में कल को होता है कि भाई उसने ये कैसे कर लिया, आप थे उस मीटिंग में, फिर बोलते हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। उस टाइप की चीज़ है। सो यू सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डोंट स्लीप ओवर योर राइट्स। तो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाना कि हमारे राइट्स हैं, आपके राइट्स हैं, थोड़ी फॉर्मेलिटी कुछ एलिमेंट्स में यूजफुल होती है कि डॉक्यूमेंटेशन ठीक से हो, अगर बोर्ड मीटिंग्स हो रही हैं तो ठीक से रिकॉर्ड हो कि उसमें क्या डिस्कशंस हो रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो नॉर्मल कोर्स में लगता है कि इसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में काम आती है। जी, ठीक है। अब इसी बातचीत को जो अभी हमने की इक्विटी शेयरिंग के बारे में, इसको फैमिली बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में रख के देखते हैं, तो क्या इसमें कुछ सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, फैमिली बिजनेसेस में उसके अपने ड्राइवर्स होते हैं। पहला तो ड्राइवर है कि इसमें अंडरलाइंग एलिमेंट होता है क्लोजली हेल्ड ग्रुप का। तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि लोगों को यही नहीं पता, इट इज़ सरप्राइजिंग बट वेरी ऑफन आपको ऐसा मिलता है कि लोगों को पता ही नहीं होता उनका शेयर होल्डिंग कितनी है। मैं समझ गया। मैं बल्कि इसको इस केस की तरह लूँ कि एक फैमिली बिजनेस है, ठीक है? और वो इक्विटी शेयरिंग को लेकर आप उसको क्या सजेशन देंगे? वो आपके पास आती है। एज़ अ कंसल्टेंट जो है आप क्या उनको कहेंगे कि इन बातों पर आप अपना फोकस करके रखिए? जी। इसमें ज़रूरी अगर आप किसी लॉयर से पूछें वो यही होगा, ये नहीं कि इक्विटी किसके पास कितनी होनी चाहिए, वो तो आपका डिसीजन है कि बिल्कुल, ज़्यादा देना है, कम देना है, इनका बड़ा रोल है, आपका बड़ा रोल है। बहुत फैक्टर्स होते हैं कि कौन कितना ओन करे, बट ज़रूरी ये है कि डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो। हाँ, उसी डॉक्यूमेंटेशन पे मैं आ सो रहा था। अगर, क्योंकि कई बारी चैलेंजेस जो आते हैं वो इन्हीं पॉइंट्स के आसपास आते हैं कि इनसे मेरी कभी बात हुई थी कि ये मुझे वो देंगे, अपना 10% मुझे मिलना था, उनका इनको मिलना था, बट लिखा कुछ भी नहीं होता है। तो ज़्यादातर जो डिस्प्यूट्स होते हैं अगेन वो उसी इनफॉर्मेलिटी से आते हैं। इनफॉर्मेलिटी की वैल्यू भी होती है क्योंकि जैसे फैमिली रिलेशनशिप्स में तो अब आप थोड़ी ना स्टैम्प पेपर लेके एक दूसरे से बात करोगे, मगर फिर भी एक लेवल पे जब एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो एक फैमिली सेटलमेंट, एक फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन, एक अंडरस्टैंडिंग, उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग के बिना थोड़ा सा कई बार चैलेंजिंग आता है। ठीक बात। मैं इसमें एक और बात बोलूँगा कि जहाँ तक पॉसिबल है ये भी वैल्यू है कि आपके जो मानिए अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये एक दूसरे में क्रॉस ओनरशिप है, अनलेस उसका कोई कमर्शियल पर्पस है, क्योंकि कई बार वो हिस्टोरिकल रीजन से ही हो जाता है कि मैंने कभी इनसे पैसे लिए थे, इन्होंने कभी मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया था, कुछ 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 कुछ। तो जहाँ तक जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर अनटैंगल किया जा सकता है कि उन जो एक दूसरे के साथ जो क्रॉस वायर है उनको हम अलग अलग करके क्लीन अप कर सकें, उसका कई बार फ़ायदा होता है। ठीक है। तो अभी हमने बात की इक्विटी शेयरिंग और ओनरशिप के बारे में। तो अब हम बात करते हैं ग्रोथ और इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस पे। तो मेरा पहला सवाल ये था कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर और फाइनेंशियल इन्वेस्टर में क्या फ़र्क होता है? तो फाइनेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जी। सो
जो एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर होता है उसका आपके जब वो इन्वेस्ट कर रहा होता है बियॉन्ड फाइनेंशियल रिटर्न, यानी कि जो सिर्फ उसको जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर होता है, अगर मैं एक स्टेप आर लूँ, उसका काम क्या होता है कि एक्सेल शीट बनाते हो, मैंने आपको 10 रुपये दिए, उस 10 रुपये में मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, कितने समय पे, और उसके लिए मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ। तो जो भी उनको रिटर्न मिलनी होती है वो उस रिस्क के हिसाब से अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई हाई रिस्क बिजनेस कर रहे हैं, हाई रिस्क बिजनेस में हाई रिटर्न होनी चाहिए। अगर हम लो रिस्क बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें रिलेटिवली लो रिटर्न हो जाना चाहिए। उनको इसके आगे कोई खास मतलब नहीं है कि मेरा पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा और कैसे आएगा। दैट इज़ अ फाइनेंशियल इन्वेस्टर। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर का नज़रिया थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वो सिर्फ आपको पैसा उस रिटर्न के लिए नहीं दे रहे। रिटर्न तो चाहिए ही, हर कोई बिजनेस में रिटर्न के लिए है, बट उनके कुछ एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हूँ, ऐसा हो सकता है कि आप किसी कॉम्प्लीमेंट्री लाइन ऑफ बिजनेस में हैं, कि मानिए अगर मैं टीवी की फैक्ट्री बना रहा हूँ तो आप एलसीडी पैनल बना रहे हैं, तो मेरे टीवी में एलसीडी पैनल लगता है, अभी जिसके साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बना नहीं पा रहा हूँ, मुझे एलसीडी पैनल बनाने नहीं है, तो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ ताकि मैं अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर कर सकूँ। या आप साउथ में काम कर रहे हैं, मैं नॉर्थ में हूँ, साउथ में मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है, तो मैं आपके साथ एक जॉइंट वेंचर कर रहा हूँ ताकि उस मार्केट में मुझे कुछ कुछ समझ आने लगे। या कोई इंडस्ट्री है जिसमें आप हैं, जिसमें मैं नहीं हूँ, उसमें हम लोग मिलके करना चाहते हैं क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है बट मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जो होता है उसके पास कुछ एडिशनल फैक्टर्स होते हैं, बिजनेस फैक्टर्स, जिसकी वजह से वो इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो ये एक कोर डिफरेंस होता है एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। अब जब भी हम कोई जॉइंट वेंचर करते हैं, जाहिर सी बात है हमारे अपने बिजनेस गोल होते हैं, बिजनेस टारगेट्स होते हैं, आने वाले सालों के लिए एक प्रॉफिटेबिलिटी का एक स्कोप देखते हैं। इन एक्सपेक्टेशंस को क्या शुरू में ही हमें क्लियर कर लेना ज़रूरी होता है ताकि बाद में किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस ना आए? जी, सो ज़्यादातर ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि एक बिजनेस प्लान का आइडिया होता है कि जो क्योंकि अल्टीमेटली एक तो है कि आपने खांचा बना दिया, कंपनी बन गई, कंपनी में पैसा भी डल गया, अगला सवाल होता है कि बिजनेस चलेगा कैसे। सो उसमें ज़्यादातर जॉइंट वेंचर्स में अलाइनमेंट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस प्लान का, कि साल की शुरुआत में हम एक बिजनेस प्लान और एक बजट डिसाइड करेंगे। वो बिजनेस प्लान और बजट होगा या 1 साल का या 5 साल का, जो भी पीरियड हो, और उसके हिसाब से हम चलेंगे। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आपके पास कोई प्लान, आप किस प्लान पे चल रहे हो, और बिना प्लान के अगर आप चल रहे हो तो उसमें डिफरेंसेस या डिसएग्रीमेंट्स का स्कोप थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये नहीं है कि आप बिना प्लान के नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, ज़रूर कर सकते हो, बट हैविंग अ प्लान इज़ यूजफुल, हमेशा सेफ रहेगा, यूजफुल रहेगा। बिल्कुल। तो काफ़ी डिटेल में प्लान बनते हैं इस सेंस में। और जो जो मैं आपको कह रहा था ना कि वीटो राइट्स होते हैं, तो ये दोनों लिंक्ड होते हैं। अच्छा। तो आप बोलेंगे कि प्लान बनाने के लिए आपको मेरी सहमति चाहिए, सो स्टेप 1, प्लान से डिविएट करने के लिए भी आपको मेरे से आके पूछना ज़रूरी है। तो इस हिसाब से फिर वो बिजनेस चलता है। तो जॉइंट वेंचर में एग्रीमेंट के अलावा बिजनेस प्लान भी एक इम्पोर्टेंट जगह रखता है अपनी, और उसको हमेशा हमें फोकस में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि जॉइंट वेंचर में बिजनेस प्लान प्राइमेसी लेता है। अच्छा। क्योंकि अगर आपने बिजनेस प्लान नहीं सोचा है तो आप जॉइंट वेंचर में करेंगे क्या? बिल्कुल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क होता है फेलियर का, कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा क्लियरली इम्प्लीमेंटेबल प्लान नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर स्टेप होना चाहिए, बट एक बहुत कोजेंट प्लान कि हम लोग ये इस तरह से सक्सेस अचीव करेंगे, वो आर्टिकुलेट करना बहुत ज़रूरी है जी। और वो पहले ही करना ज़रूरी है कि ये हमारी मार्केट अपॉर्चुनिटी, इस मार्केट अपॉर्चुनिटी को सक्सीड करने के लिए हम इस तरह से अप्रोच करेंगे, इसमें हमें इतनी मैनेजमेंट की टीम चाहिए होगी, हमें इतने ऑफिस चाहिए होंगे, इन सारी चीज़ें करने के लिए हमें इतना पैसा चाहिए होगा। या अगर आप मानिए फैक्ट्री लगा रहे हैं तो हमें फैक्ट्री लगाने में 3 साल लगेंगे, फैक्ट्री लगाने का पैसा कहाँ से आएगा, हम कितना देंगे, लोन कहाँ से आएगा, लोन अगर आ गया तो लोन के लिए गारंटी कौन देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से सोचनी है, फिर इसी को रंग देने के लिए आप एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। ओके। तो एक बात बताइए कि इसमें दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर बिजनेस को लॉन्ग टर्म में सोच रहा है, दूसरा जल्दी एग्जिट चाहता है या उसके ऊपर ग्रोथ का प्रेशर है, ऐसी कंडीशंस में आप क्या सजेशन देंगे? सो ये भी एक डिसीजन है जो अपफ्रंट लेना चाहिए एक्चुअली, कि आपकी अलाइनमेंट है कितनी। क्योंकि अगर आपके मानिए टाइम होराइजन में मिस अलाइनमेंट है कि एक आदमी चाहता है कि 3 साल में
जितने रिटर्न आ जाए और चला जाए। दूसरा कह रहे हैं नहीं हमें तो 15 साल तक एक्चुअली इसमें सिर्फ कैपिटल लगाना है फिर रिटर्न आएंगे। सो उस टाइप के मिसमैचेस से कई बार डिफरेंसेस आने लगते हैं। तो ज़रूरी है कि एक दूसरे को पहले से पता रखें, बी आपके अग्रीमेंट में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सिचुएशन है जिसमें एक पार्टनर का टाइम होराइजन कम है, तो आप हमेशा ये बोल सकते हैं कि 3 साल के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि यही सबसे बेहतर तरीका होगा कि एग्जिट प्लान भी हमेशा एग्जिट प्लान बना रहे। करेक्ट। सो जॉइंट वेंचर में फिर आप एक आइडिया होता है जिसको कहते हैं पुट और कॉल ऑप्शंस, ठीक है, विच मींस राइट टू बाय और राइट टू सेल। तो वो आपके जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के अंदर ही आप बेक इन कर सकते हैं कि 5 साल के बाद हम लोग व्यू लेंगे कि बिजनेस में मैं रहना चाहता हूँ या नहीं रहना चाहता हूँ। अगर नहीं रहना चाहता हूँ तो मैं आपको बेच के चला जाऊँगा। ठीक है, तो कई बार ये भी यूजफुल होता है। अब हम आ जाते हैं उस हिस्से में कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स पे। तो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स किन चीज़ों पे होते हैं जो आपके अपने एक्सपीरियंस से भी आपने देखा हो? तो कई बार ये होता है कि प्रैक्टिकली दो ग्रुप्स के विजन्स में अलाइनमेंट नहीं होती है। वो ये एक कई बार कॉमन कारण होता है। दूसरा होता है कि लोगों ने जॉइंट वेंचर को बहुत क्लियरली आर्टिकुलेट नहीं किया। अगर आप आर्टिकुलेट नहीं करोगे तो कई बार गैप्स आने लगते हैं जिसे आप ऑपरेशनली इम्प्लीमेंट करोगे। हमने तो ये सोचा था, आपने तो वो सोचा था, बट एक दूसरे से कभी बात ही नहीं की। तो उन टाइप की चीज़ों में कई बार चैलेंजेस आने लगते हैं। तीसरा है कि एक ग्रुप को ज़्यादा इंटरेस्ट है, दूसरे ग्रुप का इंटरेस्ट कम है, या बेसिकली होता क्या है कि मैं आपको थोड़ा इसको डिफरेंटली आर्टिकुलेट करता हूँ। हाँ। ओवर टाइम इंटेंशंस चेंज, ठीक है। तो आज की डेट में आप मेरे जॉइंट वेंचर पार्टनर है, मेरे साथ ये बिजनेस कर रहा है, ठीक है। कल की डेट को अनलेस अगर आपके एग्रीमेंट्स क्लियर हैं, कई बार ये होता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं। एक बिजनेस पैसा डालना चाह रहा है, एक बिजनेस नहीं डालना चाह रहा, या एक बिजनेस को एग्जिट करना चाह रहा है, एक रहना चाह रहा है। इन टाइप की चीज़ों पे ही ज़्यादातर डिस्प्यूट्स या डिफरेंसेस आते हैं। इसके अलावा कई बार होता है कि ऑपरेशनल चैलेंजेस आ रहे हैं या डिस्प्यूट लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई फ्रॉड हो गया कंपनी, वो सब छोड़ देते हैं। बट ज़्यादातर सिचुएशंस में इसी टाइप की इक्वेशंस होती है जहाँ मिसअलाइनमेंट होती है। सो इट्स नॉट, यहाँ पे जो डिस्प्यूट होते हैं वो ज़्यादातर चैलेंजेस इसी टाइप की सिचुएशंस में होते हैं कि मिसअलाइनमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। जो बिजनेस के डिसएग्रीमेंट्स हैं या जो भी इस तरह की चीज़ें आती हैं वो कई बार पर्सनल हो जाती हैं, मतलब डायरेक्ट उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता, उसमें कहीं आपसी क्लैशेस या ईगो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है जॉइंट वेंचर्स में? देखिए, रोका तो जा नहीं सकता है क्योंकि कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अब उसमें वही होता है कि अगर आपने सो पहले तो आपको बिजनेस में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच लेना होगा कि कुछ बिजनेस मैटर्स में आपको डिस्पैशनेट रहना है कि ठीक है, हमको अग्रीमेंट की तरह से चलना है, जो अग्रीमेंट में बोला है उसी के साथ चलना है, आप जो बोले मैं जो बोलूँ। सो दैट इज़ वन अप्रोच कि थोड़ा सा आपको पैशन को कुछ कॉन्वर्सेशंस में अलग रखना है। और वो बिजनेस में डिफिकल्ट भी है क्योंकि बिजनेस बिना पैशन के हो भी नहीं सकता हमेशा, बिल्कुल। मगर थोड़ा सा कुछ मामलों में डिस्पैशनेट होना ज़रूरी है कि जो अग्रीमेंट में लिखा है उसको फॉलो करना है। सो दैट इज़ वन। दूसरा, अगर हम इसी बात पे थोड़ा आगे चलें कि जितना क्लियरली आप राइट्स लिख दें उतना डिस्प्यूट का स्कोप कई बार कम हो जाता है, क्योंकि अगर क्लैरिटी है तो उसमें सिर्फ फिर इन्फोर्समेंट हो सकती है। तो जो शुरू में हमने बात कही थी क्लैरिटी वाली बात, वही यहाँ पे भी लागू होती वही है यहाँ पे भी कि लागू अगर होती है। बहुत ज़्यादा ऐसा किसी के भी मतलब सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि उसको महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज हो रही हैं चीज़ें, हाँ, तो वहाँ पे इस तरह का क्लैरिटी काम आएगी। क्लैरिटी काम हाँ, है, वो कंट्रोल करेगी उन चीज़ों वो को। कंट्रोल ठीक करेगी है। उन चीज़ों को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैंने कहा बोला था, ये बात तो कभी हुई नहीं थी। तो अगर आपका बिजनेस में आप एक थोड़ा सा बेसिक लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी रखें कि हम अपने डिसीजंस रिकॉर्ड करते चलेंगे, हमारा जो थिंकिंग है उसको हम एटलीस्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करके लिख के रख देंगे, उससे कई बार हेल्प होती है इन सब की चीज़ों को मैनेज करने में। लास्टली आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपके पास, जैसे आप बोल रहे थे, एग्जिट प्लान होना है कि आज हम जॉइंट वेंचर कर रहे हैं बट हम तब समय समय पे इसको रिव्यू करेंगे। ठीक है। वो कई बार ही इम्पोर्टेंट होता है जॉइंट वेंचर में कि मानिए आज की डेट में मेरे को लग रहा था कि ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी काम की है, बट फिर मुझे लगा कि ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी एक्चुअली उस तरह से नहीं आ रही है जो हमने सोचा था शुरुआत में। तो शायद अगर आपके पास कुछ एग्जिट फ्रेमवर्क हो तो उसमें हेल्प होती है कई बार। हमने पहले कई बार डेडलॉक सिचुएशन की बात की इस बातचीत में, तो जब हम इसमें उसकी वजह यही है कि कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है दोनों पार्टनर्स के बीच में। अब मान लीजिए डेडलॉक सिचुएशन है और इससे बिजनेस को नुकसान भी पहुंच रहा है, ऐसे में
क्या तरीका निकल सकता है जिससे कि उसको उससे बाहर आया जा जी, सके? डेडलॉक के बारे में सोचने के दो तरीके हैं। जी। एक है कि चलो डेडलॉक हो गया तो इस पे आप और मैं किसी बात से राजी नहीं, जो डेडलॉक सिचुएशन है, राइट, विच मीन्स हम लोग मिले, हम लोगों ने बात की, बात नहीं बन रही है। एक तो है कि इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं किया जाए, ठीक है, वो भी एक वैलिड अप्रोच है कि भाई अगर हम दोनों नहीं मान रहे तो ये चीज़ नहीं हो। दूसरा तरीका है कि अगर हम दोनों नहीं मान पा रहे और ये सिचुएशन आ गई कि असली में डेडलॉक हो गया, विच मीन्स कि एक्चुअली हम बात ही नहीं कर पा रहे, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, तो कई बार यूजफुल होता है कि अग्रीमेंट में ही हम प्रोवाइड करें कि इस डेडलॉक को कैसे रिजॉल्व किया जाए। ठीक है। इसको अब कैसे रिजॉल्व किया जाता है, ट्रेडिशनल कुछ आइडियाज मतलब हम एक हाइपोथेटिकल डेडलॉक सिचुएशन ले लें अपने एग्रीमेंट में और ये तय करें कि अगर ऐसा हो गया तो क्या तो क्या होगा, क्योंकि देखिए हाइपोथेटिकल तो होता ही नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास वीटो राइट्स हैं मानिए, या बोर्ड पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, तो डेडलॉक तो होगा ही कभी ना कभी। ठीक। तो एक आप अप्रोच बोल सकते हैं कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि डेडलॉक अगर हुआ तो उसके बारे में कुछ नहीं होगा, तो उससे भी एक इंसेंटिव बन जाता है कि रिजॉल्व करो, वरना दोनों पार्टीज का नुकसान होता है, क्योंकि कम से कम बिजनेस में लॉस होने लगेगा। दूसरा होता है कि हम पहले से ही लिख दें कि डेडलॉक होने पे हम इसको रेजोल्यूशन कैसे करेंगे, तो उसके तो जस्ट टू एक्सप्लेन दैट, उसके दो तरीके होते हैं कि एक डायलॉग का फ्रेमवर्क हम अग्रीमेंट में लिखते हैं कि मानिए आप और मैं अगर हम डिसएग्री करते हैं तो हमारी सीनियर मैनेजमेंट मिलेगी या हमारे चेयरमैन मिलेंगे, वो एक दूसरे से बात करेंगे, वो नहीं कर पाए तो हम किसी थर्ड पार्टी मीडिएटर, यही मैं पूछने जा रहा था कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है हम किसी थर्ड पार्टी के पास, किसी हाँ, कंसल्टेंट के पास या कहीं और हम जा किसी सकते एक्सपर्ट के हैं? पास जाए जो हमारी मीडिएशन कराए, बिल्कुल। तो वो एक तरीका है। दूसरा होता है कि अगर हमारे पास कोई डेडलॉक हो, अगेन या दिस इज अबाउट, ये है कि हम इंसेंटिव डिसइंसेंटिव क्रिएट करें कि डेडलॉक ना करने के लिए भी इंसेंटिव होना चाहिए। सो दूसरा तरीका होता है टू से कि हमारे पास बाय सेल राइट्स होंगे। बाय सेल राइट्स से मेरा क्या मतलब है कि मानिए अगर हमारा डेडलॉक हुआ और वो डेडलॉक 180 दिन में मानिए नहीं रिजॉल्व हुआ, तो मेरे पास हक है कि मैं आपके शेयर्स खरीद लूँ, या मेरे पास हक है कि मैं आपको बेच दूँ। सो ये नेसेसरी नहीं है कि हम इसको एक्सरसाइज करेंगे, मगर ये अगर आपको पता है बैक एंड में कि भाई वो तो मुझे खरीद के निकल ही जाएगा, या मेरे को खरीदना पड़ेगा, या उस टाइप का कुछ सिचुएशन आएगी, तो आप एटलीस्ट उसको लेकर अलर्ट रहेंगे या कुछ करेंगे, या आपका वो बिहेवियर ड्राइव करेगा, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, या बोलेंगे भाई मेरे को तो निकलना है, इसको तो मत ही सॉल्व होने दो, ताकि ये एग्जिट राइट ट्रिगर हो जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। ठीक बात। तो जो भी आप अग्रीमेंट में लिखते हैं उससे आपका बिहेवियर ड्राइव होता है कि बिकॉज आप कल की डेट को सोचिए, एक चेस की गेम है, वो आप जिस तरह से आपकी गोटियां फैली हुई है उस हिसाब से आप चलेंगे, तो आप अग्रीमेंट देखेंगे और अपनी सिचुएशन देखेंगे, फिर बोलेंगे मैं ऐसा करूँगा। सो दोज आर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। वो स्ट्रेटेजिक चॉइस के लिए आप पहले से थोड़ा प्री गेम कर सकते हैं कि आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि मेरे पास एग्जिट राइट होगा, तो अब आपको ये नहीं पता ऊँट किस करवट बैठेगा, राइट, कि सामने वाले के लिए बेटर है कि आपके लिए, बट कुछ डिसीजंस पहले से लिए जा सकते। तो हम लोग बात कर रहे थे एग्जिट क्लॉज की, लेकिन आमतौर पे देखा जाता है जब लोग जॉइंट वेंचर में आते हैं तो एग्जिट के बारे में बात बहुत कम करते हैं क्योंकि उनको लगता है शुरुआती हम नेगेटिव से कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखना चाहेंगे और क्या सजेशन देंगे? सो इसके बारे में सोचना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि जब भी आप कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हैं उसमें आपको यू हैव टू प्लान फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो वही वाला प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए ये हमको मान के चलना चाहिए कि कभी ना कभी दो लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स होंगे, या दो ग्रुप्स के बीच, वो होगा ही होगा। कुछ बहुत सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर्स होते हैं जो बहुत समय तक चलते हैं, वो इसलिए नहीं चलते क्योंकि डिसएग्रीमेंट नहीं होते, क्योंकि उसमें रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क्स होते हैं, या पार्टीज जो हैं वो उन डिफरेंसेस को नेविगेट कर लेते हैं अच्छे से। तो देखा जाए तो इसके बारे में सोचना ज़रूरी है, ज़रूरी है, ठीक है। गुड भी नहीं है, मैं तो कहूँगा ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी इस मास्टर क्लास को आपकी देख रहे हैं वो एग्जिट क्लास पे ज़रूर फोकस बनाए रखें, उसकी टर्म्स कंडीशन को डिफ़ाइन ज़रूर करें अपने जॉइंट वेंचर में, ठीक है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कि एक पार्टनर बाहर निकलना चाह रहा है, तो किन बातों का मतलब उसमें किन-किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? तो इसके बारे में ये भी डिपेंड करेगा कि कंपनी किस साइज और स्केल पे है। ठीक है। ठीक है, तो मानिए कि कोई कंपनी ऐसी है जो अभी निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आप मानिए बेचना भी चाहते हैं तो कौन खरीदेगा? वो तो, क्योंकि
वो पब्लिकली बिक नहीं सकता है। मतलब अगर हम कंपेयर करें तो किसी लिस्टेड कंपनी हाँ, से, और हाँ। मैं जॉइंट वेंचर पार्टनर हूँ, तो मेरे पास हमेशा एबिलिटी है कि मैं पब्लिक को बेच के निकल जाऊँ। प्राइवेट कंपनी में वो ये नहीं नहीं होता। है बिल्कुल। तो प्राइवेट कंपनी में अगर आप बेचना चाहें भी और आपके एग्रीमेंट में लिखा भी है कि आप बेच सकते हो, तो खरीदेगा कौन? हाँ, मे बी वो आपका दूसरा पार्टनर होगा, वही खरीद सकता सो है। बेसिकली आपका दूसरा पार्टनर खरीद सकता है। तो प्रिंसिपल एग्जिट फ्रेमवर्क जो होता है ऐसी सिचुएशन में वही है कि जॉइंट वेंचर पार्टनर खरीद ले। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि दोनों हम अग्रीमेंट में डॉक्यूमेंट करें कि चलिए मेरे को एग्जिट करना है, तो हम लोग एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करेंगे या एक थर्ड पार्टी को बेचने की कोशिश करेंगे। इसका कारण ये भी होता है कि मानिए अगर मुझे कोई खरीदने वाला मिल भी गया, तो वो तब तक प्रैक्टिकली नहीं आएगा जब तक उसको ये कंफर्ट ना हो कि ये जो जॉइंट वेंचर पार्टनर है ये मुझे यहाँ पे शांति से जीने देगा। शांति से जीने देगा का मतलब ये है कि वो मेरे से डिस्प्यूट नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अगर किसी ऐसी सिचुएशन में एंटर करो, आपको ये नहीं पता कि एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है नहीं है, इक्वेशन क्या है। सो लोग इस तरह का कंफर्ट देखते हैं कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी में घुस रहे हो, उसमें इंटर रिलेशनशिप क्या थी, क्या डायनामिक है, अगर मैं आऊँगा तो मेरी क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो जॉइंट वेंचर्स में ज़्यादातर कोई थर्ड पार्टी आती नहीं है। अगर आएगी तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी सहमति से ही आते हैं। अच्छा। कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी घुस जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आ जाएगा और शेयर नहीं बेच सकते हैं, बट जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट्स में ज़रूरी है इस टाइप की सिचुएशन को प्रोवाइड करना। वॉलंटरी एग्जिट जिसकी हम बात कर रहे थे कि मैं जाना चाहता हूँ। दूसरा इनवॉलंटरी एग्जिट कि अगर मानिए आपने कोई ब्रीच किया, आपने एग्रीमेंट को नहीं माना, तो मैं आपको इस जॉइंट वेंचर से बेदखल कर सकता हूँ, मैं आपके शेयर्स खरीद सकता हूँ, आपको मैं एग्जिट दे दूंगा। तीसरा, आपकी कंपनी का ही या आपका कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टी आने लगे, तो फिर से मैं आपको इस जॉइंट वेंचर से निकाल दूंगा। तो एक होता है डेडलॉक जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें आपकी और मेरी राय नहीं बन रही है, जिसके चक्कर में हमको एग्जिट करना है। दूसरा होता है जिसको हम बोल सकते हैं इवेंट ऑफ डिफॉल्ट फ्रेमवर्क, विच मीन्स कुछ हमने इवेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए जिसमें हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि ये जॉइंट वेंचर आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। आगे नहीं बढ़ेगा मीन्स मैं आपको खरीद लूंगा, आप मुझे खरीद लेंगे, या हम किसी थर्ड पार्टी को बेच देंगे। इसके लिए फिर कुछ टेक्निकल कमर्शियल तरीके होते हैं, जैसे एक को बोलते हैं टेक्सास शूट आउट, एक को बोलते हैं रशियन रूलेट, फैंसी नेम्स है, बट बेसिकली आइडिया यही है कि हम किसी ना किसी तरीके से कंपनी को एक वैल्यू असाइन करके अपने शेयर्स को बेच के निकल जाएंगे। कि फॉर एग्जाम्पल एक तरीका होता है कि आप बोलें कि हम बिड्स एक्सचेंज करेंगे, कि आप मुझे एक बिड दीजिए, मैं आपको बिड देता हूँ, जिसकी बिड हायर है वो जीत गया। या होता है कि हम लोगों ने बोला कि इसी के कुछ कुछ वेरिएशंस कि फॉर एग्जांपल हमने बिड्स एक्सचेंज तो मैंने आपको बोल ही दिया। इसके अलावा होता है रशियन रूले, तो एक वही है कि मैंने आपको दे दिया, आई हैव अ राइट टू बाय सेल, तो मैं आपको एक प्राइस दूंगा, उस प्राइस पे आप मुझे खरीद लो अच्छा। या आप बेच लो। ओके। तो उस टाइप की चीज़ है। अच्छा, तो ये कुछ एक ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं जो ऑलरेडी बिजनेस इंडस्ट्री में बिजनेस चल और रहे इंडस्ट्री में चल हैं, रहे हैं, जिनको एक्सेप्टेंस है कर कि सकते ठीक हैं। है। तो मतलब ओके। ऐसे सोचिए कि बिजनेस में भी कुछ शॉर्ट फॉर्म आइडियाज होते हैं कि अगर बिजनेस नहीं चला तो क्या, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है ऑलमोस्ट कि इस तरह से रेजोल्यूशन होता है। हमें इसके बारे में ये नहीं सोचना है कि ये नाम फैंसी साउंडिंग है, वो सब नहीं। वो तरीका है वो बस एक तरीका है। तरीका यही है कि अगर जॉइंट वेंचर असली में नहीं चल रहा हो, तो या आपको बेचना है या आपको खरीदना है या किसी और को बेच देना है। बिल्कुल। तो उस तरह के कुछ फ्रेमवर्क्स आपके एग्रीमेंट में हो। अब आ जाते हैं हम ग्लोबल जॉइंट वेंचर्स के बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए कि आप किसी क्रॉस बॉर्डर जो है कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, तो ये कितना फ़र्क आ जाता है जब आप अपनी कंट्री में कर रहे हैं और किसी बाहर के पार्टनर के साथ कर रहे हैं? देखिए, जो प्रिंसिपल आइडियाज़ हमने अभी डिस्कस किए वो ज़्यादातर सेम ही होते हैं। ठीक अभी है। पूरी दुनिया में कंपनीज होती हैं, कंपनी का नाम अलग होगा कहीं पे। फॉर एग्जांपल इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड होती है, सिंगापुर में पीटी एलटीडी होती है, अमेरिका में एलएलसी या आईएनसी होती है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो सेम होता है कि ये कंपनी होगी, कंपनी के शेयर्स होंगे, कंपनी के डायरेक्टर्स या कोई गवर्निंग बोर्ड होगा। डिफरेंस ये होता है कि मानिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, पहले हम वो इक्वेशन ले लेते हैं। आपको एक लेवल ऑफ कंट्री रिस्क आ जाता है जिसको बोलते हैं, राइट। वो एक आप ऐसे देश में बिजनेस करने जा रहे हैं जहाँ पे आपको आइडिया नहीं है, तो आपको अपने साथ एडवाइजर्स लेके चलने हैं। क्योंकि जैसे इंडिया में हमने मन में सोच लिया थ्रेशोल्ड की 26, 50, 75, वहाँ पे इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, लॉ में मेरे पास बेसिक प्रोटेक्शंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो आपके देश में ऐसे इंडस्ट्री टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, तो वो आपको जानना ज़रूरी है।
जो आप इंडिया में करते हो वो नेसेसरीली स्ट्रिक्टली वहाँ नहीं लगेगा। मानिए अब कोई फॉरेनर इंडिया आ रहा है, उनके लिए भी सेम प्रिंसिपल है। वो अपने देश में जिस तरह से चीज़ करते आए हैं वो यहाँ पे वैसे ही करना चाहेंगे, मगर उनका जो अप्रोच है वो मॉडिफाई करना पड़ता है लोकल कंडीशंस के लिए। कि मानिए अगर आपके जॉइंट वेंचर से नहीं बात चली, इंडिया में जनरली ऐसे रिजॉल्व होता है, या इंडिया में कंपनी लॉ में कम से कम आपके पास ये प्रोटेक्शंस हैं। तो एक ये कंट्री रिस्क का एक एलिमेंट आ जाता है जब आप क्रॉस बॉर्डर काम करना शुरू करें। दूसरा चैलेंज आता है फेमा का, जब इंडिया इन्वॉल्व हो। फेमा क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बेसिकली इंडिया में फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। मीन्स यहाँ से जब आप पैसा बाहर भेज रहे हैं या बाहर से जब यहाँ पैसा आता है, उसमें कुछ कंडीशंस में वो अलाउड है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और सोचे तो जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पैसा भेजना या बाहर भेजने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे अमेरिका फॉर एग्जांपल हो, जिसमें आप डॉलर में आगे पीछे कर सकते हैं, बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इंडिया में आरबीआई बोलता है कि ये बहुत कुछ रेगुलेशंस हैं, जब तक आप इन रेगुलेशंस को फॉलो करें तब तक फॉरेन करेंसी या फॉरेन मनी इंडिया आ सकता है या इंडिया से बाहर जा सकता है। तो जब आप क्रॉस बॉर्डर काम कर रहे हो, आपको एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस का ध्यान रखना है। सो दैट इज़ वो एक और लेयर ऑफ कॉम्प्लिकेशन है या अंडरस्टैंडिंग है जो आपको साथ में लेके चलनी होती है जब आप ये कर रहे हैं जी। सो ये एक एक्स्ट्रा आइटम है। दूसरा, जब बड़े बिजनेसेस की बात हो रही होती है, डोमिनेंट बिजनेसेस, मानिए मारुति सुजुकी बोलते हैं डोमिनेंट बिजनेस, ये जब जॉइंट वेंचर्स कर रहे होते हैं तो एक और दूसरा कानून है इंडिया में और बाहरी देश में होता है, इसको कंपटीशन लॉ कहते हैं, जिसके बारे में आपको ध्यान देना है कि कुछ टाइप के अग्रीमेंट्स में आपको एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनका अप्रूवल लेना होता है। तो इवन फैमिली बिजनेसेस कुछ इंडिया में ऐसे हैं जो बहुत डोमिनेंट हैं अपनी अपनी इंडस्ट्री में, तो उनके लिए भी ये बहुत रेलेवेंट हो जाता है। लीगल पार्ट से अलग एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर हम किसी भी बाहर की कंट्री के साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं तो जो उनके कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं कहीं वो भी मैटर करने लगते हैं? बहुत मैटर करते हैं। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मानिए कोई इंडिया में जापानीज कंपनी के साथ आप जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एक आप जॉइंट वेंचर कर रहे हैं आप एक अमेरिकन कंपनी के साथ, उसमें जो कल्चरल बिहेवियर अप्रोच होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कल्चरली जिस तरह से सीनियरिटी को ट्रीट करते हैं या जो डिसीजन मेकिंग होती है वो एक जापानीज़ कंपनी और एक अमेरिकन कंपनी में बहुत डिफरेंट होती है। अगर आप मानिए इन डिफरेंसेस पे ध्यान ना दें, कई बार ये भी अपने चैलेंजेस क्रिएट कर देते हैं। अच्छा। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में आप प्रमोटर थे अपनी कंपनी के, आपको बिजनेस में एक इनफॉर्मेलिटी की आदत है कि मैंने बोल दिया हो गया। अगर आप वही अप्रोच लेंगे एक सोफिस्टिकेटेड सिचुएशन में जिसमें आपका कोई फॉरेन जॉइंट वेंचर पार्टनर है, उसको उसमें डिफिकल्टी होगी, क्योंकि वो तो अपने एक बड़े से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसको 4 अप्रूवल लेने होते हैं, आप प्रमोटर थे तो वो एक डायनामिक ज़रूर होता है जो कई बार चैलेंजिंग होता है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। और वो ध्यान कैसे रखा जा सकता है? अगर मान लीजिए कि कोई भी इस तरह का काम कर रहा है तो किसी भी कंट्री के साथ, जो जापान के साथ है, यूएसए के साथ, यूरोपियन कंट्री के साथ, ये तो थोड़ा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात है कि आपको क्लियर कम्युनिकेशन में चलना है। अपने सामने वाले को समझने की थोड़ी कोशिश करनी है। अब आप एक्सपर्ट तो नहीं बन सकते, बट ये भी हम अज्यूम नहीं कर सकते कि वो उसी चीज़ को उसी तरह से समझते हैं या करते हैं जैसे हम समझ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को फोकस जरूर रखना चाहिए कि हम जो कम्युनिकेशन दे रहे हैं या जिस तरीके से काम का हमारा पैटर्न है, ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल उसी तरीके से हो। हमें ये देखना है कि उनके यहाँ उनकी कंडीशंस में, उनकी कल्चरल कंडीशन या वर्क कल्चर में वो किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा। ज़रूरी यही है कि आप अजम्पशन ना लेके चलें कि जो मैं करता हूँ वैसी पूरी दुनिया चलती है, वो नहीं होता है। ठीक है, हर जगह पे अपना अपना तरीका होता है, तो आपको बस सेंसिटिव रहना है इस बात को लेके। ये नहीं है कि इसमें आपको अब एक्सपर्टीज़ उसके आगे हासिल करनी है किसी और देश के कल्चर में, बट थोड़ा सा माइंडफुलनेस ज़रूरी है। ठीक, कुछ अब हम आ जाते हैं अपने मतलब इसके लास्ट हिस्से में बातचीत के, कि कुछ आपके पास अगर रियल बिजनेस लेसन्स हों या केस स्टडीज़ हों, कोई ऐसा एग्जांपल जहाँ पे जॉइंट वेंचर की वजह से बिजनेस अचानक से ग्रो कर गया हो? कई सक्सेसफुल एग्जांपल्स होंगे। सो जो बिजनेस सक्सेस, सो मैं इसको थोड़ा डिफरेंटली बोलूँगा कि बिजनेस कोई सक्सीड करता है उसका जॉइंट वेंचर होने से रिलेशनशिप नहीं है, बट सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स बन जाते हैं कई बार।
इसके सो इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है एक हीरो होंडा के बारे में हम बात कर ही रहे थे, मारुति सुजुकी जॉइंट वेंचर है। हाँ तो अब आप सोचिए मारुति सुजुकी ने इंडिया में क्या अचीव किया। जी एक कंट्री जिसमें सिर्फ 2 टाइप की गाड़ी होती थी, फिएट और हाँ एम्बेसडर, एम्बेसडर ठीक उसकी जगह पे मारुति सुजुकी ने एक जॉइंट वेंचर किया भारत सरकार के साथ। उस जॉइंट वेंचर का कॉन्सिक्वेंस जो 80s में किया, आज हम 2026 में हैं, 50 साल होने को आ गए, आज भी मारुति डोमिनेंट कंपनी है इंडिया में। हाँ और मिडिल क्लास सेगमेंट को उसने जिस तरह पकड़ा, पहले कार जो है फिर भी लग्जरी माने जाते थे, जी जबकि वो कारें बहुत लग्जरी होती नहीं थी, लेकिन उसने जो है अफोर्डेबल भी बनाया हाँ और एक बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर किया। जी। तो उसी टाइप के सो अगर आप देखेंगे कि अगर उसके एलिमेंट्स देखिए, कैपिटल था, उन्हें मार्केट एक्सेस मिल गया, उनके जॉइंट वेंचर पार्टनर से उनको इंडिया को टेक्नोलॉजी मिल गई, आपके पास तो गाड़ी बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो दैट इज अ सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर। कोई ऐसा एग्जांपल जहां हम गलत पार्टनर चुन लें, और मतलब एग्जांपल नहीं, अगर वैसे भी आप बताना चाहें तो नुकसान भी हो सकता है। ज़रूर हो सकता है। हाँ सो मानिए फॉर एग्जांपल आपने किसी के साथ जॉइंट वेंचर किया और बाद में पता चला कि वहाँ पे कोई रेपुटेशनल चैलेंज है। आपको मैं एक बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूँ। मानिए आपका जॉइंट वेंचर के अगेंस्ट ईडी की रेड हो गई। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके साथ क्वेश्चनिंग शुरू हो जाएगी। तो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें रेपुटेशनल रिस्क है। दूसरा है फाइनेंशियल रिस्क, कि आपने किसी के साथ जॉइंट वेंचर किया, उसके पास पैसे ही नहीं थे, तो जो आपका फाइनेंशियल प्लान था, बिजनेस प्लान आपने सब बना लिया, तो फिर तो कुछ हो नहीं पाएगा, आपका बिजनेस चल नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है इससे जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे मन में आया है अभी, और मुझे लगता है ये सबको जानना जरूरी है कि जब मैं किसी के साथ जॉइंट वेंचर में जा रहा हूँ, अभी तक हमने बहुत सारी बातचीत की कि हम फैमिली फ्रेंड्स और इन सब के साथ जाते हैं, उसके पीछे भी ये ट्रस्ट फैक्टर ही होता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि मैं एक मार्केट में हूँ, ओपन मार्केट में हूँ, जहाँ कोई मेरे पास आया है ऑफ़र लेके कि आओ हम साथ में बिजनेस करते हैं, और मुझे उसमें सारी पोटेंशियल और पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, लेकिन किन बातों का ध्यान रखें, किन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने रेपुटेशन वाली बात बताई, उसके पास कैपिटल है या नहीं, ऐसी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे अगर हम जब रिस्क के बारे में सोचते हैं, तो रिस्क कई टाइप के होते हैं, राइट। ठीक। कंट्री रिस्क, हाँ कि आप जिस देश में काम कर रहे हो उस देश में क्या रिस्क है। फॉर एग्जांपल मानिए आप कल नाइजीरिया में बिजनेस करने जा रहे हैं, जॉइंट वेंचर बनाएंगे, नाइजीरिया में होने से ही कुछ एक कंट्री रिस्क आ जाएगा। तो उस कंट्री में कुछ खराब नहीं, बट मैं जनरली बोल रहा हूँ। नहीं मैं समझ गया। हाँ वहाँ की मतलब अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, जो भी है, हाँ ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें वहीं पे, कि काउंटर पार्टी रिस्क जिसको बोलते हैं, कि मैं जिसके साथ बिजनेस करने जा रहा हूँ उसके बारे में क्या विचार रखती है दुनिया, या उसके पास पैसे हैं कि नहीं है। जब सोफिस्टिकेटेड जॉइंट वेंचर्स होते हैं तो उन सिचुएशंस में पार्टीज जॉइंट वेंचर करने से पहले बैकग्राउंड चेक करते हैं, इंटेग्रिटी चेक करती हैं। इसके सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो जाके चेक करते हैं इनके अगेंस्ट कोई केस तो नहीं है, इनके अगेंस्ट कोई एलिगेशंस तो नहीं है बैड बिजनेस प्रैक्टिसेस के। जब कोई फॉरेनर इंडिया बिजनेस करने आता है, उनके जो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट होते हैं उसमें डिटेल्ड एंटी करप्शन प्रोविजंस होते हैं, क्योंकि इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए और उनकी अपनी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स के चक्कर में बोलते हैं कि आप किसी को ब्राइबरी नहीं करेंगे या आप एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे। तो उस टाइप की चीज़ें फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क एक्चुअली काउंटर पार्टी रिस्क है, कि जिसके साथ आप बिजनेस करने जा रहे हैं, क्या वो ये बिजनेस करने के केपेबल है और उसकी क्या रेपुटेशन है मार्केट में। क्योंकि इसको चेक कैसे कर सकते हैं? फिर भी अगर आपको एक लगता है कि ठीक है मैं पार्टी ए और बी है, मैं ए हूँ, तो बी के बारे में मैं वो कौन से तरीके हैं जिससे एक मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए? सबसे पहले तो गूगल करके देखिए। ठीक। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ जो मेरे साथ असली हुआ। तो एक जॉइंट वेंचर नहीं थी, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट थी। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो रही थी, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टर था, ग्लोबल इन्वेस्टर, वो हमारे पास आए। उन्होंने कहा अब ज़रा इन पे डिलीजेंस करिए। डिलीजेंस एक लीगल एक्सरसाइज होती है जिससे आप बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, लीगल ड्यू डिलीजेंस कहते हैं उसको, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस करते हैं। ये ज़्यादातर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस पे होता है कि आप जाके उस बिजनेस को इवैल्यूएट करते हैं, आप एडवाइजर्स को रखते हैं जो जाके लीगली देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो साइन हुए हैं कि नहीं, प्रॉपर्टी पे टाइटल है कि नहीं है। ये मैटर करता है जब किसी एग्जिस्टिंग एंटिटी में ही कोई पार्टनर आ रहा हो, तो वो आने से पहले चेक करता है कि जो अकाउंट्स हैं वो सही है कि नहीं है, जो आप बोल रहे हैं कि आपके पास स्टॉक है वो है कि नहीं है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो साइंड है कि नहीं है, कोई और लीगल रिस्क है, आपने लाइसेंस परमिट ले लिए कि नहीं लिए। सो ये एक डिलीजेंस एक एक्सरसाइज होती है जो करते हैं। तो हमें भी ऐसे ही एक एक्सरसाइज करने को कहा गया। मैं तब शुरू ही किया था मैंने अपना प्रोफेशन,
तो मैं गया मैंने गूगल पे डाला आदमी का नाम XYZ, वहाँ पे आया वापस कि उसके अगेंस्ट मर्डर केस। अच्छा। तो वो बेसिकली गवर्नमेंट के साथ कुछ काम करते थे। तो बट पॉइंट इज, जैसे ही वो एक फाइंडिंग आई वो हमने इन्वेस्टर को कम्युनिकेट की, तो उसके बाद फिर वो जॉइंट वेंचर नहीं हो सकता है। तो एक बेसिक कमर्शियल डिलीजेंस है जो आपको करनी है खुद से, आपको पता करना है। दूसरा, उसके आगे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो ये टाइप की रिसर्च खुद भी जो करके आपको दे सकते हैं। उनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री भी चेक हो सकती है, कोई तरीका हो सकता है? कंपनीज की फाइनेंशियल हिस्ट्री चेक हो सकती है, हाँ। इंडिविजुअल्स की नहीं हो नहीं, सकती। कंपनीज की ही, अगर कोई कंपनीज दूसरी की, कंपनी है। अच्छा। हाँ, तो जैसे जो कोई भी कंपनी होती है उसके जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं वो MCA की वेबसाइट पे होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जी। तो वहाँ जाके आप उनके बैलेंस शीट देख सकते हैं, उसको देख के आप इवेल्युएट कर सकते हैं। एक बेसिक आइडिया आपको लग जाता है कि इनके पास इनकी नेटवर्थ क्या है। फॉर एग्जांपल, आप उनको इंटरनेट पे जाके जो केस लॉ रिपोजिटरीज होती हैं, बहुत सारी डेटाबेस होते हैं, उस पे जाके चेक कर सकते हैं इनके अगेंस्ट कोई केस तो नहीं है। केस तो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक बहुत कॉमन सेंस और बहुत बेसिक लेवल की एक डिलीजेंस है जो आप किसी भी बिजनेस पार्टनर पे करनी चाहिए। तो 2-3 चीज़ें हो गई, कंपनी ओनर जो है उसकी सोशल रेपुटेशन और क्या है सोसाइटी में, कोई केस तो नहीं है, जैसा कि अभी आपने एक एग्जांपल दिया। दूसरा ये हो गया कि जो कंपनी है जो हमारे साथ जॉइंट वेंचर में आ रही है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल है या नहीं है। और थर्ड आपने ये बताया कि लीगल कोई उसके कंपनी के साथ कोई डिस्प्यूट तो नहीं हुआ था पास्ट में। तो कुछ ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम थोड़ा एक रिस्क फ्री हो सकते हैं, एटलीस्ट एक बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं। हाँ, बाकी मतलब ये जानना ज़रूरी है जी, कि भाई वो आप जिसके साथ बिजनेस कर रहे हो उस पर आप पे क्या इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे जब आप गवर्नमेंट के साथ डीलिंग करते थे, जो आपको पहले थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा था, तो गवर्नमेंट में क्या होता है, उनमें एक बैनिंग ऑन बिजनेस डीलिंग्स का फ्रेमवर्क होता है। तो उसमें होता है क्या कि अगर किसी को आपने कोई ऐसी कंपनी जिसने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया या कोई मैल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो, तो वो पूरे ग्रुप को एक्सक्लूड कर देते हैं गवर्नमेंट। तो कई बार ऐसा होता है कि इससे इम्पैक्ट उन भी लोगों पे आ जाता है जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो, बट मानो जॉइंट वेंचर है। हाँ, बिल्कुल। तो उस वो टाइप के रिस्क भी होते हैं कुछ सिचुएशंस में। उससे भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको इस तरह की चीज़ों के लिए आप अपने बिजनेस पार्टनर से एक्चुअली कई बार खुल के सवाल भी पूछ सकते हैं कि आपके अगेंस्ट ऐसा कोई केस तो नहीं है, नहीं है। ये आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं बिल्कुल। अग्रीमेंट में। तो इनको रिप्रेजेंटेशंस एंड वारंटीज कहते हैं। इसका आइडिया यही होता है कि इसको थोड़ा सीरियसनेस से लिया जाए, और अगर ये चीज़ नहीं हो तो आपके पास रिकोर्स हो कि मैंने आपसे ये चीज़ें कन्फर्म की थी, आपने कन्फर्म की थी, बट ये सच नहीं था। तो अगर ये सच नहीं था तो मैं यहाँ से मैं इस जॉइंट वेंचर को एग्जिट करूँ। बिल्कुल, तो एग्रीमेंट से पहले एक चेकलिस्ट ज़रूर होनी चाहिए जिससे कि आप उस कंपनी की पूरी स्थिति को समझ सकें, जान सकें। तो ठीक है, मुझे लगता है आज हमने जॉइंट वेंचर्स को पूरा 360 डिग्री बेसिक्स इसके समझ लिए, और इतना मुझे लगता है कि बहुत शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। जब भी कोई अपना जॉइंट वेंचर में अगर एंटर करना चाहेगा तो एटलीस्ट उसके पास एक बेसिक गाइड है कि एग्रीमेंट में किन बातों का ध्यान रखना है, कंपनी के साथ अगर आप रहते हैं तो प्रैक्टिकली किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए लीगल के अलावा व्यवहारिक रूप से, और किस तरीके से हम वैलिडेट कर सकते हैं कि जिसके साथ हम काम करने जा रहे हैं वो सेफ़ है या नहीं। फैमिली बिजनेसेस के बारे में भी हमने थोड़ा देखा कि वो जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आते हैं उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो मोक्ष, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका। सो मच।